हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। शुरुआत करते हैं वॉल्यूम 1 क्वांटिटेटिव मेथड्स के लर्निंग मॉड्यूल नंबर 3 स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एसेट रिटर्न्स का सेशन नंबर 4। इस सेशन में मैं लेने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं व्हाट इज कोवेरिएंस के साथ में। कॉन्सेप्ट कोवेरिएंस होता क्या है? ये कोवेरिएंस, जैसे ही वर्ड बोला मैंने कोवेरिएंस, इसका मतलब है अब आपके पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का आपको पेयर्ड डेटा मिला हुआ है। पेयर्ड डेटा का मतलब क्या हुआ? लेट्स से आप 10 दिन का एग्जांपल ले लेते हैं, डे 1 से लेकर 10। उस डे 1 से लेकर 10 में एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्या पॉल्यूशन रहा है, पॉल्यूशन लेवल, और उसके साथ में उन्हीं 10 दिन का आपको उस लोकेशन का टेम्परेचर का डेटा मिल जाए। तो ये जो 10 दिन में पॉल्यूशन का एवरेज रहा और जो टेम्परेचर का एवरेज रहा, ऑब्वियस है सारे डेटा सिमिलर नहीं होंगे, कुछ एवरेज से अबव होंगे, कुछ एवरेज से लोअर होंगे। तो जो ये डेविएशंस आए 10 दिन एवरेज से, एक्स सीरीज में भी एक्स माइनस एक्स बार, वाई सीरीज में भी y माइनस वाई बार, 10 के 10 दिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पेयर्ड डेविएशन होगा, फर्स्ट डे का x का डेविएशन, y का भी फर्स्ट डे का डेविएशन, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो पेयर्ड डेविएशन है ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं? क्या ये आपस में पॉजिटिवली कनेक्टेड है? मतलब जब एक का डेविएशन पॉजिटिव आता है तो दूसरे का भी पॉजिटिव आ रहा है, या एक का डेविएशन नेगेटिव आ रहा है तो क्या दूसरा भी नेगेटिव है? तो इनका मींस इनके डेविएशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। इट मींस देयर डेविएशन आर पॉजिटिवली रिलेटेड। और अगर इनवर्स सिनेरियो है, यानी एक पॉजिटिवली डेविएट होता है तो दूसरा नेगेटिवली डेविएट होता है, और वाइस वर्सा, तो इसका मतलब इनके डेविएशन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये रिलेशनशिप निकालना ही हमारा क्या है? कोवेरिएंस है। तो जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्ट फॉर्मूला भी वही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस? कोवेरिएंस इज, हम क्या करते हैं, एक्स में से, एक्स सीरीज के डेटा में से एक्स बार का एक एक इंडिविजुअल डेटा में से एक्स बार को माइनस कर देते हैं। I can say x ith minus x bar ith multiplied by y ith minus y bar। क्या किया हमने? पेयर्ड डेविएशन यूज किया और उनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट टर्म कैलकुलेट कर लिया। x में से जब आप x बार माइनस करते हो तो ये x का डेविएशन आ जाता है हर एक दिन का। y ith में से y बार आपने माइनस किया तो ये हर दिन का y का डेविएशन आ गया, और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट टर्म बना दिया। अब इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो इनका मल्टीप्लिकेशन का टर्म भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो भी ये माइनस रहेगा। और फिर हमने इनका क्या किया है? सिग्मा किया है। इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब ये सारा जो भी आपका समेशन होगा वो इस नेट प्रोडक्ट टर्म के पॉजिटिव नेगेटिव के नेट को नेट ऑफ करने के बाद आपको टोटल मिलेगी। तो अगर ये टोटल पॉजिटिव रही, सिग्मा पॉजिटिव रहा, इसका मतलब जो जॉइंट डेविएशन थे, कंबाइंड डेविएशन थे, एक्स में का एक्स बार से, वाई का वाई बार से, वो ओवरऑल अगर पॉजिटिव आ रहा है ये डेविएशन समेशन, इसका मतलब दोनों के एक ही साइड में मूवमेंट ज्यादा बार हुए हैं इन कंपैरिजन टू देयर इनवर्स मूवमेंट, इनवर्स मूवमेंट्स। तो इसका मतलब दोनों के डेविएशन पॉजिटिवली रिलेटेड है। पर ये तो टोटल है, तो हम एवरेज आउट करते हैं। तो एवरेज आउट के लिए क्या करते हैं? वैसे तो डिवाइड बाय एन होता अगर पॉपुलेशन डेटा है तो, बट क्योंकि हम सैंपल कोवेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय n-1 कर देंगे, ताकि ये अनबायस एस्टिमेटर बन जाए पॉपुलेशन कोवेरिएंस का। अब ये n-1 क्यों करते हैं वो हमने थोड़ा बहुत वेरिएंस में सीखा था कि जी ये सैंपल है और सैंपल में बायस्ड रहता है सैंपल, तो उस बायसनेस को हटाने के लिए हम नंबर ऑफ फ्री
नंबर ऑफ अनबायस जो रैंडम वेरिएबल है उसके काउंट से डिवाइड करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल कितने अनबायस रैंडम वेरिएबल रहेंगे एक सैंपल के डेटा में? इट विल बी n-1, इसलिए हम n-1 से डिवाइड करते हैं। सो आई होप सबको कोवेरिएंस का फॉर्मूला समझ में आया। अच्छा, अभी ये जो फॉर्मूला है ये हम हिस्टोरिकल एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा यानी कि पेयर्ड डेटा जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब डे 1 उस दिन x की क्या वैल्यू है, x1 क्या है, उसी दिन xy1 क्या है, x एंड y, तो x1 और y1, डे 2 x2 एंड y2, ये पेयर है एक साथ हुए, एक ही दिन हुए। तो इनके पेयर के हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने काम किया है। अभी हमने फ्यूचर के एक्सपेक्टेड डेटा अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं किया, वो भी हमारे कोर्स में आने वाले सेशंस में हम वो भी करेंगे, जहां हमारे को एक फ्यूचर का डेटा मिलेगा, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड डेटा मिलेगा अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटी। तो हम वहां पर भी एक्सपेक्टेड मीन रिटर्न, उसका वेरिएंस और उन दो वेरिएबल के बीच में कोवेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सब कुछ वहां पर भी सीखेंगे विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। आई होप सबको समझ में आया फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट, अब इस नंबर की एक प्रॉब्लम है, इस नंबर के पॉजिटिव होने से, नेगेटिव होने से, और जीरो भी आ सकता है, वैसे ये समेशन जीरो भी हो सकता है। जीरो होने का मतलब है दोनों के वेरिएशन में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। जितनी बार ये साथ मूवमेंट हुए उतनी बार ये इनवर्स मूवमेंट होके भी क्वांटम इनका ओवरऑल नलीफाई हो गया। तो देयर इज नो कोवेरिएंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल, या इनके पेयर में कोई किसी तरीके का आपस में रिलेशन नहीं है, और जो है वो पॉजिटिव करते वक्त जब पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव में उतना ही रिवर्स हो जाते हैं, आपस में सेट ऑफ कर रहे हैं। और अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव आया इसका मतलब ये वेरी जब भी करते हैं एक साइड में ज्यादा बार वेरी करते हैं, एक साइड में, तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, उसके वेरिएशन के होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पर ये नंबर एक प्रोडक्ट टर्म है, और प्रोडक्ट टर्म में x का भी डिफरेंस आ चुका है, y का भी डिफरेंस आ चुका है फ्रॉम इट्स मीन, उसको मल्टीप्लाई किया, तो एज सच इस नंबर का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इस नंबर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ताकि आप उसको अपने कैलकुलेशन में या उसको इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकें, उसके लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है जी, अच्छा कोवेरिएंस का सिंबल क्या है? कोवेरिएंस और सैंपल है, तो s के साथ में नीचे सबस्क्रिप्ट में दोनों वेरिएबल के नाम आ जाते हैं, x एंड y। तो अगर आप पॉल्यूशन एंड टेम्परेचर कर रहे हो तो s ऑफ पॉल्यूशन कॉमा टेम्परेचर हो जाता है। हम जैसे x और y वेरिएबल लेते हैं तो s एक्स वाई सिंबल यूज कर लेंगे। तो होपफुली क्लियर हुआ। कोरिलेशन का सिंबल होता है स्मॉल r। स्मॉल r के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में आप दोनों वेरिएबल के नाम लिख देते हैं। जनरली एक्स वाई वेरिएबल यूज होता है तो हम सिंबल एक्स वाई आर एक्स वाई सिंबल यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एस एक्स वाई, यानी कि कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय standard deviation of x and standard deviation of sample standard deviation of x and sample standard deviation of y। ये फॉर्मूला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमें नहीं सीखना है, ना हमारे को कैलकुलेशन हमारे को इसका क्या डेरिवेशन है ना सीखना है, ना हमारे बस का है। हमें सिर्फ इस नंबर को कैलकुलेट करना आना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो आपको क्या करना है? जिन दो वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है उसके कोवेरिएंस को दोनों वेरिएबल के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। बस ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। होपफुली सबको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। तो ये जो नंबर है इसका इंपैक्ट क्या हुआ? ऊपर है कोवेरिएंस, नीचे है दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन। तो ऑटोमेटिक इसमें जो कोवेरिएंस है वो स्क्वायर्ड डिजिट है, स्क्वायर्ड नंबर है, और नीचे दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये भी स्क्वायर्ड हो गया। आपस में स्क्वायर्ड इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया। तो जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होता है तो वो एक स्केल फ्री वैल्यू हो जाता है, यानी वो ना तो केजी में है, ना लीटर में है, ना परसेंटेज में है, उसका कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट नंबर बन जाता है। तो जब वो एब्सोल्यूट नंबर बन गया है तो आप क्या कर सकते हो?
इस एब्सोल्यूट नंबर को इजीली आप इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये नंबर कहां से किस रेंज के बीच में होगा? ये नंबर -1 से +1 की रेंज में होगा हमेशा, यही इसकी प्रॉपर्टी है। -1 से +1 के बीच में होगा। अच्छा, इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा? सोचने की बात है। नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जब नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो स्क्वायर रूट से होके आता है वेरिएंस के, और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं आता। तो डिनोमिनेटर जो है कैलकुलेशन में वो हमेशा पॉजिटिव है। तो अब कोरिलेशन का साइन, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा? ऊपर वाले न्यूमरेटर ऑफ कोवेरिएंस पे। तो अगर आपका कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा। अगर कोवेरिएंस नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, और अगर कोवेरिएंस 0 है तो कोरिलेशन भी 0 आएगा। तो कोवेरिएंस का पर्पस था दोनों के वेरिएशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। पॉजिटिव का मतलब दोनों एक ही साइड में वेरी करते हैं, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ घटते हैं। नेगेटिव का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एंड वाइस वर्सा। तो कोरिलेशन भी साइन वही इंटरप्रिटेशन देगा जो कोवेरिएंस का इंटरप्रिटेशन है, नंबर 1। अब ये -1, 0, +1 या बीच में जो डेसिमल वैल्यूज है वहां पर कुछ आ जाए तो उसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। उससे पहले अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आगे शुरुआत से करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट करेंगे, देन लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट करेंगे, जिसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका कोवेरिएंस और उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सब कुछ एक ही डेटा पे काम करेंगे। मैंने एक पेयर्ड डेटा बनाया है, मार्केट इंडेक्स रिटर्न के 6 साल का डेटा दिया है, और एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी टीसीएस के शेयर्स का 6 साल का डेटा दिया है। इमेजिनरी डेटा है, ऑफ कोर्स एक्चुअल डेटा नहीं है, रैंडम नंबर्स पे मैंने रैंडम नंबर्स यूज किए। तो सबसे पहले, अब जब हम बात कर रहे हैं कोवेरिएंस कोरिलेशन की, अब डिटेल बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी वेरिएबल पॉल्यूशन एंड टेम्परेचर, रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 इन केस ऑफ इंडिया, एंड योर रिटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर शेयर, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। जनरली लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें एक जनरली डिपेंडेंट होता है ऑन दी सेकेंड वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बात करूं मैं स्टॉक्स के बारे में या पॉल्यूशन वाला जो एग्जांपल लिया था, ऑफ कोर्स टेम्परेचर पॉल्यूशन पे, टेम्परेचर के बेस पे पॉल्यूशन नहीं डिपेंड करता है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है। जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना पॉल्यूशन कम होगा उतना टेम्परेचर भी इजी होगा। उसी तरीके से जब एक स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर जो इंडेक्स रिटर्न्स है, इंडिया का निफ्टी 50, ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स है। तो जब हम बोलते हैं जी मार्केट बढ़ा या मार्केट घटा, तो जनरली वो निफ्टी 50 को रेफर किया जा रहा है कि जी निफ्टी 50 बढ़ा तो ओवरऑल मार्केट बढ़ा। TCS इज वन ऑफ द स्टॉक लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जनरली जब मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो निफ्टी 50 पॉजिटिव होता है, और ये एक्सपेक्टेड रहता है कि एक इंडिविजुअल शेयर भी इंक्रीज होगा। और जब निफ्टी 50 गिरता है तो सभी पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट का इफेक्ट आता है, तो सभी के रिटर्न्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, उनके प्राइसेस गिरेंगे। तो इसीलिए कौन किस पे डिपेंडेंट हुआ, योर मार्केट इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट एंड योर स्टॉक इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम जब फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो ये दो वेरिएबल हमें बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए, रिटर्न ऑफ इंडेक्स एंड रिटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर एसेट। तो इनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है तो एक तरीका है कि आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करिए, दोनों के पेयर्ड डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करिए। तो जब पेयर्ड डेटा को, दो वेरिएबल के पेयर्ड डेटा को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो एक्स एंड वाई एक्सिस के प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, तो उस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, स्कैटर प्लॉट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, डे 1 2 3 4 5 6, ये डेज है। उस दिन निफ्टी की क्या वैल्यूज रही, निफ्टी 50 की क्या वैल्यूज रही, उस दिन टीसीएस के शेयर के क्या प्राइसेस रहे। सो अगर ये 21,000 था तो ये 3200 था। सेकेंड डे ये 22,000 हो गया तो जी ये 3500 हो गया, इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो गए।
नेक्स्ट डे जी ये 22,200 थोड़ा सा ही बढ़ा तो ये भी 3550 ही रहा। नेक्स्ट डे ये 21,500 700 पॉइंट डाउन हो गया तो यहां पर ये 3,300 पे आ गया। समझ में आ रही बात, दोनों एक साथ डिक्रीज हुए। ये अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनवर्स रिलेशन नहीं हो कर सकते। वन ऑफ द डे ऐसा भी हो सकता है टीसीएस में बहुत अच्छी न्यूज आई पर ओवरऑल इकोनॉमी में कोई खराब न्यूज आ गई। टीसीएस ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए और बहुत अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट उस साइड में हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई है उसके गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी। इंपैक्ट नेगेटिव आएगा मनी की सप्लाई पे। इंपैक्ट ये होगा कि ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर होगा, मार्केट गया डाउन 21,400 और उधर टीसीएस ने क्योंकि ज्यादा डिविडेंड दिया था वो और अप हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है पेयर का सिचुएशन ऑन फिफ्थ डे। नेक्स्ट डे वापस 21,800 हुआ टीसीएस। इस बार और उल्टा हो सकता है, टीसीएस से रिलेटेड कोई गड़बड़ खबर आ जाए कि जी टीसीएस ने 1000 एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया, तो इसका मतलब क्या आगे प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसका मतलब क्या आगे की सेल गिरने वाली है, तो इसका मतलब क्या आगे अर्निंग्स इंपैक्ट होने वाली है एडवर्सली, तो शेयर गिर जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। 3350 हो गया। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इन टेंडर भी अप एंड डाउन होंगे, रिवर्स भी सिचुएशन आ सकती है। तो जब इनके पेयर्स को प्लॉट करेंगे तो आप एक को कर देते हैं एक्स एक्सेस पे, एक वेरिएबल को ले आते हैं वाई वे एक्सेस पे, और फिर क्या करते हैं जहां पर निफ्टी का 21,000 हुआ वहां पे टीसीएस का 3200, उसका एक कंबाइंड पॉइंट प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट ऑन दिस एक्स वाई प्लेन। ये बना हमारा। इस तरीके से जब आप नंबर ऑफ डेज, लेट्स से 30 दिन का डेटा जब आप प्लॉट करते हो इस एक्स वाई प्लेन पे, तो वो अलग अलग डॉट अलग अलग पोजीशंस लेंगे, वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इस प्लेन पे। जरूरी नहीं है कि वो एक लाइन में आए, जरूरी नहीं है कि वो नीचे से ऊपर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ही जाए, ये भी नहीं है कि वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, बिखरा हुआ भी हो सकता है डेटा। तो ये शो करेगा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जी दो वेरिएबल के पेयर्स किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अब इस तरीके के डेटा को लेट से हमने ये 30 दिन का डेटा प्लॉट किया ग्राफ पे, और मैंने ये जो डॉट्स लगाए हैं आपको दिख रहे हैं, ऐसा ये कोई एक लाइन में नहीं है पर एक डायरेक्शन में जरूर है, और बहुत आसपास ही है, कोई बहुत दूर दूर भी नहीं है। तो यहां पर हम इस एक्स वाई प्लेन को देख के ये बोल सकते हैं कि जी दोनों, जब x बढ़ता है तो y भी जाता है बढ़ता है, और जब x गिरता है तो y भी नीचे आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है पहला। पर इन दोनों के पॉजिटिव रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ कितना है, ये भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो जी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है। इन कंपैरिजन टू अगर आप एक डेटा ऐसा देखते हैं जो इन दोनों, अगर इन दो प्लेन को, इन दो एक्स वाई प्लेन को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे जी सेकंड वाले की वेरिएबल्स की आपकी जो स्ट्रेंथ है, जॉइंट स्ट्रेंथ वेरी होने की वो थोड़ी कम है, वो भी पॉजिटिवली रिलेटेड, बट स्टिल इसमें और टीसीएस या आईसीआईसीआई बैंक, या आईसीआईसीआई बैंक कर देता हूं मैं क्योंकि ग्राफ में मैंने आईसीआईसीआई बैंक रखा है, तो मैं इसको आईसीआईसीआई बैंक कर देता हूं। लेट्स से इसको निफ्टी 50 और इसको टीसीएस कह लेता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बैंकिंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स स्टॉक के साथ में थोड़ा क्लोजली एसोसिएटेड है, रेदर देन आईटी सेक्टर का स्टॉक मार्केट इंडेक्स के साथ में जो उनका एसोसिएशन है उसके कंपैरिजन में। तो ग्राफिकली ये क्वालिटेटिव आप स्टेटमेंट दे सकते हो, पर उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, तो वो क्वांटिफिकेशन और ये डायरेक्शन का पता ये हमारे को कोवेरिएंस और कोरिलेशन बताएंगे। अच्छा, ग्राफ से एक और फायदा होता है, अगर कोई आउटलायर है, एक्सट्रीम डेटा है, एक्सट्रीम डेटा है, वो किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो ग्राफ में अलग से एक पॉइंट आपको अलग से दिख जाएगा, पूरे ट्रेंड के कहीं दूर होगा वो पॉइंट। तो ट्रेंड से अगर कोई दूर है तो इसका मतलब वो क्या है जी, एक पर्टिकुलर डे पे कुछ एक्सेप्शनल भी हुआ था जो इन दोनों वेरिएबल के कनेक्शन को क्या कर गया, पूरी तरीके से इग्नोर कर गया। सो आई होप सबको समझ में आया व्हाट इज स्कैटर प्लॉट, हेल्प टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ बट इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नॉट इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्विक सेंस ऑफ डेटा रेंज। अच्छा, ये भी पता चलता है कि जी लोएस्ट से लोएस्ट कहां तक गए, लोएस्ट से लोएस्ट कहां तक गए और हाईएस्ट से हाईएस्ट कहां तक गए, दोनों वेरिएबल का वो रेंज भी पता चल जाता है।
and spot the outlier. So this is your scatter plot. वैसे प्री रिक्विजिट्स में और भी बहुत सारे तरीके के ग्राफ है, हिस्टोग्राम और लाइन चार्ट और पाई चार्ट होगा शायद, एंड वन मोर वर्ड क्लाउड है, और भी बहुत सारे कंटिजेंसी टेबल्स और इस तरीके के अलग अलग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, वो प्री रिक्विजिट्स में डाला है, तो अभी हम वो नहीं ले रहे कवर। हमारे अभी जो कोर में एक स्कैटर प्लॉट की बात की है, तो हमने वो देखा जो जरूरत थी हमारे कोवेरिएंस और कोरिलेशन के लिए, इतना बहुत सफिशिएंट है। बाकी ग्राफ्स के बारे में जानने की हमें इतनी जरूरत अभी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, कोवेरिएंस, सैंपल कोवेरिएंस। ऑफ कोर्स हम सैंपल में बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने समझाया, दोनों वेरिएबल के पेयर्ड डेटा का आप पहले तो इंडिविजुअली दोनों वेरिएबल का मीन निकाल लीजिए, दोनों वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लीजिए, वो तो आपको काम आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। फिर आप क्या करिए, इनके जो सिंगल पावर वाले डेविएशन के डेटा है x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, उनका प्रोडक्ट टर्म कैलकुलेट करिए और फिर उनके प्रोडक्ट टर्म की टोटल कर लीजिए एंड उसका एवरेजिंग कर दीजिए बाय डिवाइडिंग इट बाय n-1। दैट इज योर कोवेरिएंस। बट कोवेरिएंस का जो नंबर कैलकुलेट होगा वो इररिलेवेंट होगा, उसका कोई हमारे को कोई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं निकल सकता, सिर्फ कोवेरिएंस का सिंबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास में मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अपने पास में x इज योर मार्केट, y इज योर TCS के रिटर्न फॉर 6 इयर्स। टोटल मैंने कर ही दिया, 10 प्लस 8 18 प्लस 12 30 प्लस 15 45 माइनस 3 42, और एक साल तो जीरो रिटर्न है। TCS 25 प्लस 30 55 प्लस 7 62 प्लस 10 72 माइनस 20 52 माइनस 4 48% का रिटर्न है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार, यानी कि मार्केट का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया जा रहा है। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, स्मॉल एन, इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 6, 7%। मार्केट ने ऑन एन एवरेज पिछले 6 साल में 7% दिया, कभी कम दिया कभी ज्यादा दिया, पर 7 दिया। y बार इज सिग्मा y अपॉन n, दैट इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 48 हो गया, डेसिमल्स में आ रहा है। डिवाइड बाय 6, 7 क्यों किया, 7 तो 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8%। मैं डेटा इसलिए बना के रखता हूं ताकि अपने को अनराउंडेड डेसिमल्स पे काम नहीं करना पड़े, उसमें जनरली कई बार क्या होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो इसलिए फॉर ईज हमने ऐसा काम किया। अब क्या करेंगे, x में से x बार माइनस कर दीजिए। 7 है, 3 1 5 8 माइनस 10 एंड माइनस 7, टोटल करेंगे वैसे ये 0 आ जाएगा, आना भी चाहिए। हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल सीरीज है, उनका डेविएशन फ्रॉम मीन का टोटल हमेशा 0 होता है। 3 1 5 8 3 1 4 5 9 8 17 एंड माइनस 17 0। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कर दीजिए, 9 1 25 64 100 49, और उसका टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, काम आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। अरे ये कहां ओपन हो रही, so 9 plus 1 plus 25 plus 64 plus 149, total is 248। 248, तो सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करिए। सैंपल वेरिएंस एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। 248 अपॉन 5, 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू 248 डिवाइडेड बाई 5, 49.60। डन। नेक्स्ट सेम केस y के साथ करिए, y माइनस वाई बार, तो y बार हमारा था 8, तो 25 माइनस 8 17, 22 माइनस 1 2 माइनस 28, बहुत ज्यादा वेरी है, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। टोटल चेक कर लेते हैं, 17 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9 एंड 39, माइनस 1 38 प्लस 2 40 और नीचे 40, ये हो रहा है जी 0। अब क्या करेंगे, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और टोटल भी करनी है उसकी। तो सबसे पहले 17 स्क्वायर स्टोर 1 289, 22 स्क्वायर स्टोर प्लस 1
484 1 4 28 28 square store plus 1 784 12 square 144 plus 5 plus recall 1706। चेक कर लेता हूं भाई वापस से एक बार। 289 प्लस 484 प्लस 5 प्लस 784 प्लस 144 1706। तो दोनों का x और y का हमारे पास में वेरिएंस कैलकुलेट हो चुका है। y माइनस वाई बार का स्क्वायर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1706 ओवर 5 is equals to divided by 5 is equals to 341.20 चलेगा। अब इनके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने हैं, स्क्वायर रूट कर दीजिए। सो Sx is equals to square root of 49 Sx and Sy is equals to square root of 341.20 is equals to square root 18.4716. okay, and Sx is equals to square root of 49.60 will be equals to 7.0427। तो दोनों के मीन निकल गए, दोनों के वेरिएंस निकल गए, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गए। अब हमारे पास दोनों के अपने मीन से डेविएशन है, मीन से डेविएशन है। और ध्यान दीजिए मीन से डेविएशन का टोटल 0 है। हम क्या करेंगे, जब x डेविएट होता है तो y पेयर में पेयर का y कितना डेविएट होता है, दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल डेविएशन निकाल रहे हैं, कंबाइंड डेविएशन निकाल रहे हैं। xi माइनस x बार, वैसे i हटाई देना चाहिए, वो बार बार लिखने की एज ए स्टूडेंट हमें जरूरत नहीं है। तो 17 इंटू 3 51 कॉलम this one and this one, xi minus x bar y minus y bar के कॉलम को यूज कर रहे हैं। 22 minus 5 into minus 1 minus 5 16 minus 280 12 into 7 नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा जी पॉजिटिव, 12 into 7 84 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस 84 minus 28 280 28 कहां प्लस 16 minus 5 प्लस 22 प्लस 51। सही है ना। y माइनस वाई बार 25 में से 8 गया 17 22 एंड 7 में से 8 गया तो -1 2 -28 and -12 okay, and 17 into 3 51 22 -5। अच्छा ये प्लस होगा, ये प्लस होगा भाई, -28 एंड -10 पॉजिटिव 280 हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए। ओके, एक जगह कैलकुलेशन एरर हो जाती है अभी। तो दिस इज इक्वल्स टू 51 प्लस 22 -5 प्लस 16 प्लस 280 प्लस 84 इज इक्वल्स टू 448। अब सही है, माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास में ये डेविएशन क्या शो करते हैं, अब यहां ढंग से देखें। अगर मैं इनको एक प्लॉट करूं, एक एक्स वाई प्लेन पे अगर प्लॉट करूं, तो जितने भी डॉट्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, कंबाइंड कोऑर्डिनेट, इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ये मैंने लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ही क्यों किया, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, कोवेरियंस पॉजिटिव आने का मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दोनों के मतलब बीच में पॉजिटिव का मतलब जब x बढ़ेगा तो जी y भी बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा, तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ही जाएंगे। ये डायरेक्शन हो गया। जब x इस साइड जाता है तो y ऊपर की साइड बढ़ता है, तो हर कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट साइड में अप साइड मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, जब हम आगे एक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की बात करेंगे, तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या करेगा, इन सब के बीच में एक और पॉइंट को ढूंढेगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x बार और y बार, और एक ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करेगा, एक ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करेगा जो इन सारे कोऑर्डिनेट के
बीच में से निकल के इस x बार y बार कोऑर्डिनेट से निकलेगी। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स सारे पॉइंट पेयर्ड के सारे पॉइंट इस लाइन पे प्लॉट नहीं हो रहे। पेयर के सारे पॉइंट इस लाइन पे प्लॉट नहीं हो रहे, कुछ होंगे, कुछ लाइन से लेफ्ट साइड में होंगे, कुछ लाइन के राइट साइड में होंगे। करेक्ट। तो यहां पर जब आप x माइनस एक्स बार करते हो, ये शो करता है, ये शो करता है कि जो डिस्टेंस ऊपर वाले पॉइंट है जो लाइन के लेफ्ट साइड में है, उनसे जो डिस्टेंस है लाइन की तरफ, और जो नीचे वाले पॉइंट है उनसे जो डिस्टेंस है लाइन की तरफ, वो एग्जैक्ट इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल है। इसीलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव, x माइनस एक्स बार में कुछ टर्म नेगेटिव है और कुछ टर्म पॉजिटिव है। ये 2 टर्म नेगेटिव है, ये 4 टर्म पॉजिटिव है। x बार तो मेरा 7 था, यानी ये कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा 7। कुछ 7 से ज्यादा थे, कुछ 7 से कम थे, पर जब उनका डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो यहां पर ये x के भी डिफरेंस की बात कर रहा है, y के भी डिफरेंस की बात कर रहा है। तो ये ओवरऑल लाइन से आप कितना वेरी कर रहे हो उसकी भी बात कर रहा है। लाइन से आप कितना वेरी कर रहे हो उसकी भी बात कर रहा है। कोवेरियंस, जब हम ये क्यों इतना मैंने डिटेल में बोला, क्योंकि ये मैं अभी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में इसी चीज को यूज करूंगा, लाइन की बात को यूज करने वाला हूं यहां पर। अब हम कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं। कोवेरियंस इज इक्वल्स टू S xy is equals to sigma xi minus x bar yi minus y bar whole upon n minus 1 is equals to कितना है टोटल, 448 divided by 6 minus 1, so let's divide it by 5, 89.6, पॉजिटिव 89.60। ये 89.60 का आपको इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एवरेज है उस प्रोडक्ट टर्म का। तो ये कहीं कोई इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं होगा। यूज क्या होगा, वो पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव ये शो करता है कि दोनों वेरिएबल के वेरिएंस आपस में पॉजिटिवली कनेक्टेड है। एक का वेरिएंस बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, तो दूसरा भी पॉजिटिव होता है, एंड एक का गिरता है तो दूसरा का भी वेरिएंस नेगेटिव जाता है। अगर ये नेगेटिव आता तो मैं बोलता दोनों के वेरिएंस आपस में इनवर्स रिलेशनशिप में है, कि एक बढ़ता है तो दूसरा गिर रहा है, और दूसरे का वेरिएंस अगर पॉजिटिव है तो पहले का वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है। वो वेरिएंस का कैलकुलेशन समझ में आया होपफुली सभी को। नेक्स्ट इज हम कर रहे हैं कोरिलेशन का कैलकुलेशन। कोरिलेशन के लिए क्या करेंगे, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। क्या बोलता है, ये स्टैंडर्डाइज क्यों हो गया, क्योंकि ये एक स्केल फ्री हो जाएगा। कैसे स्केल फ्री करेंगे, ये कोवेरियंस दोनों के जो दोनों वेरिएबल का कोवेरियंस है उसको इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देगा। कर दीजिए। वैसे ये रिटर्न थे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी परसेंटेज में था। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका क्या था, परसेंटेज में था। रिटर्न परसेंटेज में, तो जो डिनोमिनेशन वेरिएबल का होता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। कोवेरियंस तो स्क्वायर्ड नंबर है। कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एस एक्स अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस वाई। 89.60 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 7.0427 मल्टीप्लाइड बाय 18.4716। स्क्वायर्ड वेरिएंस का एवरेज इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 7.0427 डिवाइड बाय 18.4716, 0.6888 ये 1 एग्जैक्ट पॉजिटिव 1 से के बराबर या उससे छोटा होता है, या एग्जैक्ट नेगेटिव 1 के बराबर या उससे छोटा होगा, उससे टुवर्ड्स 0 होगा। यानी इसकी रेंज रहेगी, रेंज विल बी बिटवीन -1 से +1 के बीच में रहेगी, +1 के बीच में रहेगी हमेशा। ये शो करता है स्ट्रेंथ इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। स्कैटर प्लॉट भी स्ट्रेंथ शो करता है पर क्वालिटेटिव टर्म्स में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन।
ये स्ट्रेंथ करता है, शो करता है कि ये जो डॉट्स जो लाइन पे नहीं आए, जो लाइन पे नहीं आए, वो कितने अवे फ्रॉम लाइन है, कितने अवे फ्रॉम लाइन है। तो अगर ये एग्जैक्ट 1 होता, आर एक्स वाई अगर एग्जैक्ट पॉजिटिव 1 होता, तो पहले तो पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब कि जी एक्स और वाई दोनों एक साथ लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहे हैं, और जब लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहे हैं पॉजिटिव 1 का मतलब है कि लाइन जो इनके बीच की कॉमन लाइन है, सारे के सारे पॉइंट एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर हैं। द स्ट्रेंथ इज कि उनके बीच में एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, कोई भी अपनी लीनियर रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर रहा है। मैं अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करता एक स्कैटर प्लॉट पे, जो हमारे डेटा गिवन है 10, 25, ये पेयर हो गया 10, 25, 8, 30। ग्राफ पे अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो ये भी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ही जाएंगे, 15, 10, -3, -20। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी चला गया, -3 यानी कि एक्स एक्सिस पे इधर गए, और -20 यानी वाई एक्सिस में भी नीचे चले गए। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में भी चला गया, चलेगा, वो भी ठीक है। ग्राफ तो 360 डिग्री तक जा सकता है। 0, -4। तो ये जो 6 कोऑर्डिनेट को जब आप प्लॉट करोगे तो यहां पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ग्राफ की बात करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, और वो लाइन के आसपास है, लाइन के क्या है, आसपास है। सारे पॉइंट ऑन द लाइन नहीं है, कुछ पॉइंट ऑन द लाइन भी होंगे और कुछ पॉइंट, ये तो मैंने बहुत सारे पॉइंट प्लॉट कर दिया, अपने पास तो सिर्फ 6 ही है, 6 में से भी 2 तो नीचे चले गए। पर अगर आपके पास मान लीजिए 100 दिन का डेटा है, 100 दिन का पेयर डेटा है, उसको जब आप प्लॉट करोगे तो क्या होगा, एक लाइन बनेगी, और वो लाइन पे कुछ पॉइंट तो लाइन पे आ जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 पॉइंट जो हमेशा लाइन पे होगा, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार, और बाकी पॉइंट उस लाइन के थोड़ा आजू बाजू में रहेंगे, और ये पॉजिटिवली स्लोपिंग होगी, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगी। यही अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, अगर 0 है, 0 का मतलब लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं, एक कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है, तीसरा कहीं जा रहा है, आपस में इनके वेरिएंस क्या हो रहे हैं, आपस में कभी पॉजिटिवली साथ चल रहे हैं, कभी नेगेटिवली साथ जा रहे हैं, कभी इनवर्स जा रहे हैं, और ओवरऑल कंबाइंड वेरिएंस का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 है हो रहा है, यानी ये डायरेक्शनलेस है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर आपका -1 है तो पहले तो माइनस साइन प्लॉट करिए। माइनस साइन का मतलब क्या है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, एक बढ़ता है, एक्स एक्सिस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई एक्सिस क्या होगा, वो आपका डाउन साइड जा रहा है वेरिएबल का कोऑर्डिनेट। और एग्जैक्ट 1 का मतलब है, अगेन स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जो इनके बीच की लीनियर रिलेशनशिप होगी, सारे कोऑर्डिनेट उस लाइन पे ही प्लॉट हो रहे हैं। पर यही अगर आर आपका, जैसे यहां पर हमने आर एक्स वाई प्लॉट किया 0.68, तो अगर अब मैं यहां प्लॉट करूं आर एक्स वाई इक्वल्स टू -0.688, तो ये नेगेटिव है तो डाउन तो जा रहे हैं, पर सारे एक लाइन पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ लाइन पे है, कुछ लाइन के दूर जा रहे हैं। तो ये जितना 1 के नजदीक जाएगा उतना ये लाइन के नजदीक जाते जाएंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और जितना लाइन से ये 1 से दूर होगा, टुवर्ड्स 0 की तरफ होगा, ईदर ऑफ द साइड माइनस हो या प्लस, तो ये लाइन से उतना ही क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो होपफुली कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरीके से आपके दो वेरिएबल के बीच के वेरिएंस को, के स्ट्रेंथ को कैसे क्वांटिफाई करता है, सबको समझ में आए। पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी रह गई। व्हाट इफ कि अगर हमारे दो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, दो वेरिएबल के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, तो फिर भैया यहां कोरिलेशन कोफिशिएंट अप्लाई नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल नहीं होता। फिर वो कोरिलेशन अगर आपने कैलकुलेट भी कर लिया, वो नंबर एक इलॉजिकल या नॉट टू बी यूज्ड नंबर बोलूंगा मैं। सो होपफुली सबको समझ में आया। कोरिलेशन कोफिशिएंट, दो वेरिएबल किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, एक तो किस डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, अलोंग विथ उनके वेरी करने की स्ट्रेंथ कैसी है,
दोनों को एक साथ में वो कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। सो थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। सो कोवेरियंस इज मेजर हाउ टू वेरिएबल इन दी सैंपल मूव्स टुगेदर। डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन को शो करता है, बट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो स्कैटर प्लॉट शो कर रहा था वो ये नहीं शो कर पा रहा है। The size of covariance measure alone is difficult to interpret at it involves squared unit of measure। ये स्क्वायर्ड नंबर है, kg स्क्वायर। अगर दोनों वेरिएबल kg है तो उसका क्या करोगे, कुछ यूज नहीं होगा। दोनों वेरिएबल, एक हाइट है और एक वेट है, तो हाइट का वेरिएंस और हाइट का डेविएशन और वेट का डेविएशन आपस में मल्टीप्लाई होके पता ही नहीं क्या कौन सा यूनिट बन रहा है, वो तो इलॉजिकल यूनिट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या कर रहा है, उस स्क्वायर्ड नंबर को जो इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे उसको एक स्टैंडर्डाइज एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर रहा है बाय डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द वेरिएबल। पर वो क्यों हो रहा है उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में नहीं जा सकते। इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। दोनों लीनियरली आपस में वेरिएबल कैसे कनेक्टेड है। सो अगर पॉजिटिव वन है तो सारे कोऑर्डिनेट लेफ्ट टू राइट अपवर्ड एक लाइन में, नेगेटिव वन है सारे कोऑर्डिनेट लेफ्ट टू राइट लाइन में एक ही साथ है, जीरो है तो पूरा स्प्रेड आउट है, लाइन से बिल्कुल अलग अलग कहीं कोई जा रहा है। और नॉन लीनियर रिलेशनशिप कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे को आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकता। प्रॉपर्टीज -1 से +1 होगी, इंटरप्रिटेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। लिमिटेशन तो अभी मैंने बात करी, एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल को कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट नहीं कर सकता है। और उसमें अगर आपने जबरदस्ती कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर भी लिया नंबर्स को यूज करके, क्योंकि फॉर्मूले में नंबर डालेंगे, नंबर तो कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, बट वो नंबर का कोई मीनिंगफुल यूज करना ठीक नहीं रहेगा। नंबर 2, कोरिलेशन कोफिशिएंट आउटलायर्स के कारण बहुत इफेक्ट होता है। यस, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। होगा क्या, जब आप ये नंबर्स को प्लॉट करेंगे या इस नंबर पे काम करेंगे और अगर वन ऑफ द वेरिएबल किसी एक पॉइंट पे कोई एक्सट्रीम वैल्यूज ले गया, लेट से हम यहां पर एक चेंज लाते हैं कि ये जो -3 की जगह एक पर्टिकुलर ईयर में निफ्टी में -50% का फॉल आया, -50%, बिकॉज कोरोना आ गया था। 2025 में तो नहीं था, 2025 में इन्होंने क्या किया, कोई तो वॉर छेड़ दी क्या, बिल्कुल 2026 में छेड़ी है वैसे इन्होंने, यूएसए एंड ईरान वाली। 2022 में क्या था, यूक्रेन रशिया हुआ था। 2020 में क्या हुआ था कि जी कोविड हुआ था। 19-20 में 16-17 में क्या हुआ था कि जी जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आ गया। 2013 में क्या हुआ था कि वहां पर भी रिसेशनरी इफेक्ट था। 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो कहीं हर 4-5 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और जहां पर एक्सेप्शनली मार्केट पे बहुत हैवी इंपैक्ट आता है। हो सकता है कोविड में आईटी सेक्टर को कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, इनफैक्ट दे वर डूइंग वेरी गुड बिकॉज एवरीथिंग वाज मूविंग ऑनलाइन। सो आईटी सेक्टर की तो एकदम से जंप हुई थी, सेल्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, और शेयर के प्राइसेस भी। कोविड के इमीडिएट बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, एवरीथिंग वाज मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है। हो सकता है एक्सेप्शनली कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल अगर आउटलायर क्रिएट बन गया तो नंबर्स तो सारे क्रिएट हो जाएंगे, नंबर्स तो सारे कैलकुलेट होंगे, कोवेरियंस भी कैलकुलेट होगा, कोरिलेशन भी कैलकुलेट होगा, लेकिन जो नंबर फाइनली कोरिलेशन का कैलकुलेट होकर आएगा वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के कारण क्या हो जाएगा, इंपैक्ट हो जाएगा। और इंपैक्ट होगा तो ये नंबर, मान लीजिए अगर बिना इस आउटलायर को कंसीडर किए अगर कोरिलेशन ये 0.7 आ रहा था, तो जैसे ही आप आउटलायर को कंसीडर करोगे दिस नंबर विल रिड्यूस टू 0.5। तो ये आउटलायर क्या होगा, क्या कोरिलेशन के नंबर के कैलकुलेशन में इंपैक्ट करके कोरिलेशन की सही वैल्यू जो होनी चाहिए थी उस एक्सेप्शनल को अगर हटा के जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, ट्रू इंफॉर्मेशन, ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू स्ट्रेंथ बतानी चाहिए थी, वो शायद आउटलायर के कारण क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट इज परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा ये आंसर तो मिला ना 0.68, मिल गया, तो मैंने चेक ही नहीं किया था। कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। कॉजेशन ये बहुत बढ़िया बात है। तो कई लोग ये इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि जी कोरिलेशन 0.5 का मतलब ये हुआ कि जी x जब 10% बढ़ता है, 0.5 पॉजिटिव है, तो y डिपेंडेंट है तो वो 5% बढ़ेगा, और जब x 2% गिरेगा तो y 1% गिरेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम करता है बीटा, जो हम आगे एक ग्रीक सिंबल और कैलकुलेट करेंगे। बीटा
वो बताता है सेंसिटिविटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो बीटा का काम है, कोरिलेशन का काम ये नहीं है कि जी दोनों के बीच में एग्जैक्ट एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जी ये 1% बढ़ता है तो ये आधा % बढ़ता है, ये 1% गिरता है तो ये आधा % गिरता है, इसलिए कोरिलेशन 0.5 है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन के एक के चेंज होने के कारण दूसरा चेंज हुआ है, ये कोरिलेशन का काम नहीं है। कोरिलेशन सिर्फ दो पेयर्ड नंबर के बीच में क्या स्ट्रेंथ है उनके वेरिएशन की, वो कैलकुलेट करके देता है कि वो कितने नजदीक है एक लाइन पे आने के लिए, या कितने दूर है एक लाइन पे आने से। दैट्स इट। पर वो लाइन का स्लोप क्या होगा, लाइन स्टीप होगी या लाइन फ्लैट होगी, वो कोरिलेशन का काम नहीं है। वो कोरिलेशन का काम नहीं है। लाइन का ये जो स्लोप है दैट इज कैलकुलेटेड बाय बीटा। तो बीटा शो करेगा कि जी y कितना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन x। बीटा अगर हाई होगा तो लाइन का स्लोप स्ट्रॉन्ग होगा, स्टीप होगा, और बीटा अगर कम होगा तो लाइन फ्लैट हो जाएगी। वो आगे देखेंगे। सो होपफुली सबको समझ में आया। कोरिलेशन डायरेक्टली 1-on-1 ये रिलेशन शो नहीं करता है कि जी ये इतना बढ़ेगा तो ये इतना ही बढ़ेगा ना। वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि वो जी एक लाइन पे आने से कितने दूर और पास है। स्पूरियस कोरिलेशन, स्पूरियस का मतलब हिंदी में वैसे बोलते हैं नकली कोरिलेशन या जाली कोरिलेशन। देखने से तो कोरिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, नंबर कैलकुलेट हो रहे हैं। आप कोई भी दो वेरिएबल को x और y की सीरीज बनाइए, पूरा ये डेटा इस तरीके से टेबल में सॉल्व करिए, आपको कोई ना कोई तो r x y कैलकुलेट होके आएगा ही आएगा। पर जरूरी नहीं है कि उनके बीच में हमेशा कोई रिलेशनशिप हो, क्यों? बिकॉज नंबर्स आर स्पीकिंग समथिंग, इट मींस एक्चुअली देयर इज अ रिलेशनशिप ना जी। बाई चांस भी हो सकता है। कोविड, पॉल्यूशन गिरा था पर डेथ बढ़ रही थी, तो इससे तो ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ डेथ के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। पॉल्यूशन गिरा और डेथ बढ़ती है, पॉल्यूशन बढ़ा और डेथ घटती है। ये क्या बात हुई? क्या ऐसा सोचना भी लॉजिकल है? नहीं। पर जब आप नंबर डालोगे पर्टिकुलर कोविड वाले ईयर के, तो भैया दिखेगा तो ऐसा ही कोरिलेशन के यस दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि कोविड था, ट्रैवल हो नहीं रहे थे, पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा था, फैक्ट्रियां चल नहीं रही थी, लॉकडाउन था, व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, तो भैया पॉल्यूशन होना ही नहीं था। पर कोविड से डेथ तो हो ही रही थी। क्या इसका मतलब पॉल्यूशन एंड डेथ इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप? ऑफ कोर्स नो, ऑफ कोर्स नो। तो कई बार क्या होता है, नंबर्स कुछ ऐसे डेटा कैलकुलेट कर देते हैं जो शायद लॉजिकली भी फिट नहीं होता है। तो that is why it is called as spurious correlation. So first is correlation that reflect by chance relationship. By chance कोई नंबर से कैलकुलेट हो गया, but it's not correct in logical term. Number 2, correlation induced by a calculation that mixes each of two variable with a third variable. Interesting है। क्या मतलब हुआ कि देखो जी, एक कंपनी के डिविडेंड पर शेयर और उसकी एसेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? इन दोनों के बीच में एज सच लॉजिकली कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जाओगे ना तो कुछ सेट नहीं होगा, पर नंबर डालोगे तो सेट हो जाएगा, कोरिलेशन सामने आ जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलेशन आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एसेट ज्यादा होती है तो डिविडेंड ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एसेट ज्यादा हो तो डिविडेंड ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। It all depends on earnings. It all depends on earnings. एसेट ज्यादा होगी तो अर्निंग्स भी ज्यादा होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो जिस कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा होगी उसका डिविडेंड पे आउट भी ज्यादा होगा, अज्यूम करते हैं। तो इसलिए एज सच एसेट्स का डायरेक्ट डिविडेंड से कोई कोरिलेशन नहीं है, पर नंबर डालोगे, एक एसेट्स की सीरीज कर दो, एक डिविडेंड की सीरीज कर दो, कोरिलेशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। But logically they are not directly related. There is a third variable in between them, that is earning or market capitalization. So DPS upon MPS and asset upon MCAP, they are positively related. They are positively related. ये कह सकते हैं। तो ये बेसिकली यहां पर क्या हुआ है कि थर्ड वेरिएबल के आने के कारण पहले दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप दिख रहा है, तो वो तभी सही, नंबर से तो फर्स्ट टू से ही हो जाएगा, थर्ड को आप नहीं भी इनपुट करोगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगेन डीपीएस एंड एसेट्स आर नॉट पॉजिटिवली और नेगेटिवली और डायरेक्टली कोरिलेटेड, इट इज बिकॉज ऑफ योर थर्ड वेरिएबल दे गेट
related. Last, correlation between two variable arising not from a direct relationship between them but from their relationship to a third variable. बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन्होंने मॉड्यूल में दिया है, हमारे स्टडी मटेरियल में दिया है कि जी इंग्लिश वोकेबुलरी एंड हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. नंबर्स डालोगे ना, हाइट की एक सीरीज बना दो. इंग्लिश वोकेबुलरी को अगर आप एक स्केल पे किसी स्टूडेंट को अगर आप जज कर सकते हो तो स्केल के नंबर डालो, पॉजिटिवली रिलेट होगी. एक्चुअली इंग्लिश का हाइट से कोई लेना देना नहीं. इसका मतलब तो ये एक आदमी जितना लंबा उतना इंग्लिश अच्छी होगी ना, बिल्कुल नहीं. इट्स बेसिकली एज. एज के साथ हाइट बढ़ती है, एज के साथ इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता है, मान के चलते हैं. वैसे तो आजकल छोटे छोटे बच्चों की इंग्लिश बहुत बेहतर है. ये एज है जो दोनों को क्या कर रहा है, पॉजिटिवली कनेक्ट कर रहा है. माना जाता है कि एज के साथ जी नॉलेज भी बढ़ेगा और एज के साथ हाइट भी बढ़ेगी. इसका मतलब दोनों के बीच में क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप है? बिकॉज ऑफ देयर इज अ थर्ड वेरिएबल विच इज क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुछ कमियां हैं. लास्ट में एक और लिखिए, कोरिलेशन डज नॉट टेल द कंप्लीट सिचुएशन. डिफरेंट ऐसे, हाँ ये एक और बढ़िया है. हो सकता है ये जो x और y की जो सीरीज है और इससे हमने जो कोरिलेशन निकाला 0.688, ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के x और y के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो शायद ग्राफिकली एग्जैक्ट ये प्लॉट नहीं हो, कुछ और तरीके से प्लॉट हो जिनकी स्ट्रेंथ भी अलग हो ग्राफिकली, बट उनका बीन, उनका वेरियांस, उनका कोवेरियांस, उनका कोरिलेशन भी एग्जैक्ट यही आ जाएगा नंबर्स के कैलकुलेशन के कारण. तो इन्होंने मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन बना के दिया है जो ऐसा हमें एग्जाम के लिए न्यूमेरिकली तो जरूरत नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन कि भाई डिफरेंट सेट ऑफ डेटा सेट, डिफरेंट डेटा सेट से भी जिनका ग्राफिकली अगर स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा, फील होगा, जबकि उनका जब न्यूमेरिकल आप कैलकुलेशन करोगे तो वो एग्जैक्ट सेम आ जाएगा. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज गोइंग टू गिव यू 100% knowledge of the complete picture. No, this is not right. Only correlation से आप कोई भी फाइनल कह सकते हैं कि कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दीज ऑल लिमिटेशन. आई होप सभी को समझ में आया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज, उसके लिमिटेशन क्वेश्चन थ्योरेटिकल आने के चांसेस बनते हैं. कोवेरियांस और कोरिलेशन न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. कोवेरियांस का साइन और कोरिलेशन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा. कोरिलेशन का साइन इज ऑलवेज सिमिलर टू योर कोवेरियांस बिकॉज कोरिलेशन के डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिवीजन है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो जो कोवेरियांस का पॉजिटिव साइन है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, और कोवेरियांस अगर नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा. होपफुली सभी को आज का टॉपिक समझ में आया. इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं इस सेशन को. नेक्स्ट सेशन में हम नया लर्निंग मॉड्यूल शुरू करेंगे. हम स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के 2 टॉपिक को अभी यहाँ स्किप कर रहे हैं, वो हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सीख लेंगे उसके बाद उसमें आएंगे. तो डन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड डे एंड टेक केयर.